बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है लीफ कल्चर, है ना, या इसको पर्ण संवर्धन भी बोल देते हैं। तो ऑर्गन कल्चर में मैंने आपको 3 टाइप के कल्चर्स बताए थे। सबसे पहला रूट कल्चर, दूसरा शूट कल्चर और तीसरा लीफ कल्चर। तो आज अपने लीफ कल्चर या पर्ण संवर्धन करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन या परिभाषा देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है भाई, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो लीफ कल्चर है या पर्ण संवर्धन है, इसके लिए हमें क्या चाहिए भी, तरुण पत्तियां चाहिए, यानी कि यंग लीव्स जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब ये यंग लीव्स जो हैं या तरुण पत्तियां जो है कहाँ पर होंगी, जो शूट होगा उसके एपेक्स पर। ठीक है ना, जो प्ररोह है उसके बिल्कुल शीर्ष भाग में हमें क्या मिलेंगी, तरुण पत्तियां मिलेंगी। ठीक है, तो ये डायग्राम मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी दिखाया था। तो इसमें देख सकते हो, ये मान लीजिए किसी, हो सकता है ये मेन जो स्टेम है या मुख्य तना जो है उसका शीर्ष भाग हो सकता है, या फिर किसी ब्रांच या शाखा का शीर्ष भाग हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल शीर्ष पर या एपेक्स पर क्या होगा भाई, मेरिस्टेम होगा, है ना, या विभज्योतक होगा। इसको क्या बोलेंगे, शूट एपिकल मेरिस्टेम या शीर्षस्थ प्ररोह शीर्षस्थ विभज्योतक। ठीक है, इसके बिल्कुल साइड्स में देखो, इनको बोलते हैं लीफ प्राइमोर्डिया, है ना, या पर्ण आद्यक। तो ये लीफ प्राइमोर्डिया क्या करेंगे, आगे चलकर लीव्स में या पत्तियों के अंदर परिवर्तित होंगे। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा तरुण अवस्था में जो पत्तियां हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं दीज आर मोस्ट यंग स्टेज ऑफ लीव्स। ठीक है, पर्ण की ये बहुत ही यंग स्टेज है या तरुण अवस्था है। ठीक है, तो हमें इन लीफ प्राइमोर्डिया को या पर्ण आद्यक को पृथक करना होगा। ठीक है, कहाँ से पृथक करेंगे, प्ररोह शेखाग्र से, यानी कि शूट एपेक्स से। ठीक है, और फिर क्या करना पड़ेगा, इनको हमें रासायनिक रूप से परिभाषित माध्यम पर इनका संवर्धन करना पड़ेगा। ठीक है, केमिकली डिफाइंड मीडियम के ऊपर इनका कल्चर करना पड़ेगा। अब रासायनिक रूप से परिभाषित माध्यम का क्या मतलब है, हमने जो माध्यम बनाया है या मीडियम बनाया है ये कैसा होना चाहिए, रासायनिक रूप से परिभाषित या केमिकली डिफाइंड। इसका मतलब हमने माध्यम में कौन कौन से रसायन या कौन कौन से केमिकल्स मिक्स किए हैं वो हमें पता होना चाहिए। वो रसायन या केमिकल्स कितनी मात्रा के अंदर या कितनी अमाउंट के अंदर हमने माध्यम में डाले हैं वो हमें पता है। तो इस तरह का जो माध्यम है या मीडियम है क्या कहलाता है, रासायनिक रूप से परिभाषित या केमिकली डिफाइंड मीडियम कहलाता है। ठीक है, तो उसके ऊपर हमें इन तरुण पत्तियों का या यंग लीव्स का क्या करना पड़ेगा, संवर्धन करना पड़ेगा। और संवर्धन से हमें क्या मिलेगा, अंत के अंदर उससे नया प्लांट या न्यू जो प्लांट है या नया पौधा जो है वो विकसित हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं लीफ कल्चर या पर्ण संवर्धन। ठीक है, चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं अपने। तो इसके सिद्धांत या प्रिंसिपल की अगर अपने बात करें तो इसमें 2 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है अभी, सरफेस स्टेरिलाइजेशन या सतही निर्जमीकरण। तो हमने जो भी यंग लीव्स ली हैं या तरुण पत्तियां ली हैं उनकी सतह के ऊपर, है ना, कोई अनडिज़ायर्ड माइक्रोब्स हो सकते हैं, अवांछित सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जो हमारे माध्यम को क्या कर सकते हैं, संदूषित कर सकते हैं या कंटेमिनेट कर सकते हैं। तो हमें उन्हें हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, किसी विशिष्ट रसायन के उपयोग से या किसी स्पेसिफिक केमिकल के यूज से हम लोग क्या करेंगे, सरफेस स्टेरिलाइजेशन करेंगे या सतही निर्जमीकरण करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हम लोग मेन चीज़ क्या करेंगे, ठोस अगार माध्यम पर इसको स्थापित कर देंगे। ठीक है, जो हमारा मीडियम होगा वो कैसा होना चाहिए, अर्ध ठोस या ठोस होना चाहिए। तो सॉलिड मीडियम के ऊपर, ये सॉलिड मीडियम किस वजह से होता है अभी, अगार अगार की वजह से होता है। तो इस माध्यम के ऊपर हम लोग जो भी एक्सप्लांट हमने लिया है, ठीक है, यानी जो तरुण पत्तियां हैं या यंग लीव्स हैं उनको एस्टैब्लिश कर देते हैं या स्थापित कर देते हैं। ठीक है, तो ये 2 मेन स्टेप्स जो हैं वो हम लोग करेंगे लीफ कल्चर के अंदर या पर्ण संवर्धन के अंदर। अब एक खास बात आती है कि जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, ठीक है, ये संवर्धन के अंदर लंबे समय तक स्वस्थ रह सकती हैं। ठीक है, जो यंग लीव्स हैं वो लॉन्ग टाइम तक कल्चर के अंदर या लीफ कल्चर के अंदर हेल्दी बनी रह सकती हैं। इसका मतलब हमारा जो कल्चर है या संवर्धन है वो जल्दी से ख़राब नहीं होगा। तो ये एक एडवांटेज रहता है या एक लाभ रहता है पर्ण संवर्धन या लीफ कल्चर का। ठीक है,
चलिए, अभी मैंने आपको बताया कि जो पत्तियां हैं या लीव्स हैं, इनका हम लोग क्या करते हैं, सतही निर्जमीकरण करते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर हम निर्जमीकरण नहीं करना चाहते तो हम लोग क्या करेंगे भी, पत्तियां कहाँ से लेंगे, निर्जमित रूप से उगाए गए पौधों से। ठीक है, मान लीजिए सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, बीज लेंगे, उन बीजों का सतही निर्जमीकरण करेंगे, सरफेस स्टेरलाइजेशन करेंगे, और फिर उन सीड्स को उगाएंगे निर्जमित परिस्थितियों के अंदर या स्टेरलाइज्ड कंडीशंस के अंदर। ठीक है, फिर उस पौधे से हम लोग तरुण पत्तियां या यंग लीव्स जो है वो सेपरेट कर लेंगे या एकत्रित कर लेंगे। ठीक है, अब इन पत्तियों की या इन जो यंग लीव्स हैं, इनका सरफेस स्टेरलाइजेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इनका सतही निर्जमीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये तरीका भी हम लोग इसके अंदर अपना सकते हैं। अब जो हम लोग लीफ कल्चर कर रहे हैं या पर्ण का जो हम लोग संवर्धन कर रहे हैं, उसमें पर्ण जो है कितनी मात्रा में वृद्धि करेगी, यानी जो लीफ है वो कितनी अमाउंट के अंदर या कितने कंटेंट के अंदर ग्रोथ करेगी, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि हमने जो यंग लीफ ली है या जो तरुण पत्ती हमने ली है वो किस अवस्था के अंदर है, वो अपरिपक्व अवस्था में है या परिपक्व अवस्था के अंदर है, यानी कि इमेच्योर स्टेज में है या मैच्योर स्टेज के अंदर है। अगर लीफ अपरिपक्व अवस्था के अंदर है यानी कि इमेच्योर स्टेज के अंदर है, तो उसके अंदर जो कोशिकाएं होंगी, जो सेल्स होंगी, ठीक है, उनमें विभाजन की क्षमता बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि पत्तियां जो हैं अभी विकसित ही हो रही हैं, और विकसित हो रही जो पत्तियां होती हैं यानी जो डेवलप्ड हो रही लीव्स होती हैं, उनके अंदर सेल्स में जो डिवीज़न की कैपेसिटी है या विभाजन की क्षमता है वो बहुत अधिक होती है। तो इसका मतलब ये अधिक वृद्धि क्षमता या मोर ग्रोथ कैपेसिटी जो है वो प्रदर्शित करती हैं। लेकिन अगर हमने जो पत्तियां ली हैं वो परिपक्व ले ली हैं यानी कि मैच्योर लीव्स ले ली हैं, तो मैच्योर लीव्स के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनमें विभाजन की जो क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा धीमी हो जाती है ना, जो सेल डिवीज़न की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब इन सेल्स के अंदर विभाजन की क्षमता कम है, तो ये जो कोशिकाएं हैं वो कम वृद्धि क्षमता या लो ग्रोथ कैपेसिटी प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो अपरिपक्व तरुण पत्तियां हैं, इमेच्योर यंग लीव्स हैं, वो संवर्धन में या कल्चर के अंदर अधिक वृद्धि प्रदर्शित करती हैं, मोर ग्रोथ रिप्रेजेंट करती हैं, जबकि जो मैच्योर लीव्स होती हैं, है ना, परिपक्व पत्तियां होती हैं, वो कम मात्रा में वृद्धि या लो कंटेंट के अंदर ग्रोथ जो है वो प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, तो ये भी इसके प्रिंसिपल या सिद्धांत में आता है। चलिए, अब अपने बात करते हैं कि जो पर्ण संवर्धन है या लीफ कल्चर है, इस पर जो भी वर्क हुआ है या जो भी कार्य हुआ है उसके बारे में बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो कार्य है पर्ण संवर्धन के ऊपर या लीफ कल्चर के ऊपर, वो किस में हुआ है, निम्न पादपों के अंदर हुआ है, लोअर प्लांट्स के अंदर हुआ है। ठीक है, आपको ये पता होगा कि जितने भी प्लांट्स हैं या जितने भी पौधे हैं उन्हें दो ग्रुप्स के अंदर या दो समूहों के अंदर विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं अभी, निम्न पादप व उच्च पादप, है ना, या इंग्लिश में कहें तो लोअर प्लांट्स एंड हायर प्लांट्स। लोअर प्लांट्स के अंदर तीन प्लांट ग्रुप्स आते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ठीक है, जबकि जो हायर प्लांट्स हैं या उच्च पौधे हैं या उच्च पादप हैं, उनमें दो प्लांट ग्रुप्स आते हैं। कौन कौन से, जिम्नोस्पर्म्स व एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो अब ये कहता है कि निम्न पादपों के अंदर या लोअर पौधों के अंदर, लोअर पादपों में या लोअर प्लांट्स के अंदर सबसे ज़्यादा पर्ण संवर्धन पर या लीफ कल्चर के ऊपर कार्य हुआ है। ठीक है, तो लोअर प्लांट्स में से भी सबसे ज़्यादा किस पर हुआ है अभी, टेरिडोफाइट्स पर। ठीक है, टेरिडोफाइट्स में एक प्लांट ग्रुप आता है, एक पादप समूह आता है जिसको बोलते हैं फर्न्स। ठीक है, तो फर्न्स पर सबसे ज़्यादा जो कार्य है लीफ कल्चर के ऊपर या पर्ण संवर्धन के ऊपर वो हुआ है। और एक फर्न का नाम आपको ध्यान में रखना है, इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मंडा। तो ऑस्मंडा पर सबसे ज़्यादा कार्य हुआ है लीफ कल्चर के लिए या पर्ण संवर्धन के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर अपने हायर प्लांट्स की बात करें, उच्च पादपों की बात करें, तो उच्च पादपों के अंदर पर्ण संवर्धन के लिए सबसे ज़्यादा किसका उपयोग किया जाता है अभी, दो पादपों का, एक तो है तंबाकू यानी कि टोबैको, और दूसरा है सूरजमुखी या सनफ्लावर। तो इन दोनों प्लांट्स पर सबसे ज़्यादा कार्य जो है
वो लीफ कल्चर के लिए या पर्ण संवर्धन के लिए हुआ है। और तंबाकू व सूरजमुखी क्या है अभी, आवर्तबीजी पौधे हैं, यानी एंजियोस्पर्म प्लांट्स। ठीक है, तो ये क्या है अभी, हायर प्लांट्स हैं या उच्च पादप। चलिए अब अपने फर्न्स की बात कर लेते हैं। फर्न्स में हम लोग जो यंग लीव्स या तरुण पत्तियां प्राप्त करेंगे वो कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि फर्न्स जो हैं उनमें क्या होता है, जो तना है वो भूमिगत होता है, जो स्टेम है वो कैसा होता है, अंडरग्राउंड होता है, और साथ में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, यानी कि जो धरातल है उसके समानांतर होता है, लेकिन होगा अंडरग्राउंड। और इस तरह का जो तना है या स्टेम है वो क्या कहलाता है, राइजोम। ठीक है, तो राइजोम का पाया जाना फर्न्स का लाक्षणिक गुण है या फर्न्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम या राइजोम का पाया जाना। ठीक है, तो इसका मतलब जो पत्तियां विकसित होंगी, है ना, फर्न्स के अंदर जो लीव्स बनेंगी वो कहाँ पर बनेंगी, भूमिगत या अंडरग्राउंड बनेंगी। तो अंडरग्राउंड जो स्टेम है या राइजोम है उसके ऊपर पर्णकलिकाएं, है ना, या लीफ प्राइमोर्डिया विकसित होंगे, और उन लीफ प्राइमोर्डिया से हमें क्या करना पड़ेगा, 1.2 मिलीमीटर साइज की आकार की हमें तरुण पर्ण आद्यक, ठीक है, यंग लीफ प्राइमोर्डिया जो है उनको काटकर अलग करना होगा, और फिर उसको हम लोग किसकी तरह यूज करते हैं, एक्स प्लांट की तरह या कर्तोतक के रूप में उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब एक चीज मैं और आपको बताता हूं, जो संवर्धित पर्ण आद्यक होता है, यानी कि जो कल्चर्ड लीफ प्राइमोर्डिया होता है ना, यानी हमने लीफ प्राइमोर्डिया को सेपरेट किया, पर्ण आद्यक को अलग किया, और उसको माध्यम के ऊपर हमने स्थापित कर दिया संवर्धन के लिए, है ना, मीडियम के ऊपर उसको एस्टैब्लिश कर दिया है ताकि उसका कल्चर हो सके। ठीक है, एक तो उसकी बात कर रहे हैं। दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं इंटेक्ट लीफ की, ठीक है, यानी साबुत पर्ण की। इन दोनों की वृद्धि की अगर अपने तुलना करें, ठीक है, तो सबसे पहले किसकी वृद्धि होगी भी, संवर्धित पर्ण आद्यक की, यानी कि कल्चर्ड लीफ प्राइमोर्डिया की जो ग्रोथ है वो पहले कंप्लीट हो जाएगी नेचुरल कंडीशंस के अंदर जो इंटैक्ट लीफ है या साबुत पर्ण है उसकी तुलना में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इसके प्रिंसिपल्स या इसके सिद्धांत के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे विधि या प्रोसीजर, जो लीफ कल्चर है या पर्ण संवर्धन है उसको हम लोग किस तरह से करवा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, हमें एक्स प्लांट जो है उसको सेपरेट करना है, यानी जो प्रतोतक है उसे हमें प्राप्त करना है। तो ये हम लोग कहाँ से प्राप्त करेंगे भी, हमें क्या करना है, एक पौधा लेना है, एक प्लांट लेना है जो कैसा हो भाई, कायिक वृद्धि अवस्था के अंदर हो, यानी वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज के अंदर हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस प्लांट का जो एपेक्स पार्ट है, जो शीर्ष भाग है, ठीक है, इस शीर्ष भाग से हमें क्या करना है, जो तरुण पत्तियां हैं, ठीक है, जो यंग लीव्स हैं, इनको तोड़कर अलग कर लेना है। ठीक है, इनकी प्लकिंग करनी है। ठीक है, इनको रिमूव करके हमने अलग कर लेना है। ठीक है, तो इस प्लांट के अंदर आपको दिख रहा होगा ये वाला इसका शीर्ष भाग है या एपिकल पार्ट है, तो इसको हमने अलग कर लिया ब्लेड की सहायता से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, शूट टिप या प्ररोष शिखागर कहलाती है। अब इसके अंदर देखो आप, इसमें बिल्कुल सेंटर में ऊपर की तरफ दिख रहा होगा आपको, इसको बोल देते हैं शूट एपेक्स। ठीक है, या प्ररोष शिखागर, ये हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, जो साइड वाली लीव्स आपको दिख रही हैं, है ना, यंग लीव्स जो आपको दिख रही हैं, ये चाहिए। तो हम लोग इनको ब्लेड की सहायता से क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, या चिमटी की सहायता से इसको सेपरेट कर लेते हैं। उस तरह से यंग लीव्स या तरुण पर्ण जो है वो हमने पृथक कर ली या सेपरेट कर ली, किससे, एक वेजिटेटिव ग्रोथ वाले प्लांट से या कायिक वृद्धि अवस्था वाले पौधे से। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये रहता है। उसके बाद हमें क्या करना है अभी, ये जो तरुण पत्तियां या यंग लीव्स हमने सेपरेट की हैं, इनको टैप वाटर के अंदर धोना है, टैप वाटर से धो लेना है, यानी नल के पानी से हमें इनको वॉश कर लेना है। ऐसा क्यों करते हैं अभी, क्योंकि ये जो तरुण पत्तियां हैं या यंग लीव्स हैं, इनकी सतह के ऊपर हो सकता है कोई धूल मिट्टी के कण हो, है ना, या हो सकता है कोई और डेब्रीज जो हैं वो इसकी सतह के ऊपर हो सकती हैं। तो जब हम इनको टैप वाटर से या नल के पानी से इसको वॉश करेंगे, धोएंगे, तो इसकी सतह के ऊपर जो भी धूल मिट्टी वगैरह होगी या अदर डेब्रीज वगैरह होंगी वो निकल जाएंगी।
ठीक है, तो सबसे पहला काम जो है वो हमें ये करना है। उसके बाद हमें क्या करना है अभी, एक डिटर्जेंट लेना है जिसका नाम क्या है अभी, टी-पॉल। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 10 मिनट के लिए एक बीकर लेना है। इस बीकर के अंदर हमें 5% टी-पॉल लेना है। बीकर का लगभग 3/4 पार्ट जो है, ठीक है, वो भर लेना है 5% टी-पॉल सॉल्यूशन से। ठीक है, और इसके अंदर हमें क्या डालना है अभी, जो हमने एक्स प्लांट कलेक्ट किया है, यानी तरुण पत्तियां या यंग लीव्स जो है इनके अंदर डाल देनी है। तो 10 मिनट के लिए इनके अंदर इसको डुबोकर रखना है। ठीक है, उसके पश्चात हम लोग क्या करेंगे, इन तरुण पत्तियों को या यंग लीव्स को एक दूसरे बीकर में डालेंगे। ठीक है, दूसरे बीकर में डाल लिया। अब इस बीकर के अंदर हम लोग और क्या डालेंगे भी, जो जल है, ठीक है, नॉर्मल जल, नॉर्मल वाटर जो है, सामान्य जल जो है वो इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, जो टी-पॉल रसायन है, ठीक है, ये पत्तियों की सतह के ऊपर उपस्थित होगा और इन पत्तियों की सतह पर जो अतिरिक्त टी-पॉल उपस्थित होता है वो हट जाता है। ठीक है, जल के द्वारा धोने से। तो ये 2 स्टेप्स हैं जो हमें एक साथ कंप्लीट करने पड़ेंगे लगातार। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा सतही निर्जमीकरण का या सरफेस स्टेरलाइजेशन का। तो उसमें सबसे पहला स्टेप हमारा आता है 30 सेकंड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 70% एथेनॉल में डुबोना पड़ेगा, है ना। 70% एथेनॉल में हमें 30 सेकंड के लिए डुबोकर रखना पड़ेगा। किसको, तरुण पत्तियों को या यंग लीव्स को। ठीक है, तो एथेनॉल क्या है अभी, ये भी एक तरह का स्टेरलाइजर है या निर्जमी कारक है। ठीक है, इसमें 30 सेकंड के लिए रखना है। अगर अपने इससे ज़्यादा समय के लिए रखेंगे तो तरुण पत्तियों की जो कोशिकाएं हैं या यंग लीव्स की जो सेल्स हैं, ठीक है, वो डैमेज हो सकती हैं, वो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो समय है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 30 सेकंड के लिए हमने तरुण पत्तियों को इसमें रखा। उसके बाद दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा भाई, हमने एक बीकर के अंदर क्या लेना है, 0.8% सोडियम हाइपोक्लोराइट लेना है। तो सोडियम हाइपोक्लोराइट क्या है अभी, एक निर्जमी कारक है। ठीक है, सतही निर्जमी कारक है या सरफेस स्टेरलाइजर है। तो 0.8% सोडियम हाइपोक्लोराइट बीकर में ले लिया। अब इस बीकर के अंदर हमें और क्या लेना है, तरुण पत्तियां या यंग लीव्स लेनी है। ठीक है, तो यहाँ से निकाल के हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं। तो 10 से 15 मिनट के लिए हमें इसके अंदर इनको डुबोकर रखना है। ठीक है, जिससे क्या होगा, इनकी सतह के ऊपर जो भी माइक्रोब्स होंगे, अवांछित सूक्ष्म जीव होंगे या अनडिजायर्ड माइक्रोब्स होंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है अभी, निर्जमित आसुत जल से धोना। तो 3 से 4 बार हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टेरलाइज्ड डिस्टिल्ड वाटर से वॉश कर लेंगे। तो बीकर के अंदर डाल के इन पत्तियों को हम लोग क्या कर लेते हैं, 3 से 4 बार वॉश कर लेते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, इन तरुण पत्तियों के सतह के ऊपर या इन यंग लीव्स की सरफेस के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा या अतिरिक्त सोडियम हाइपोक्लोराइट का विलयन उपस्थित होगा, ठीक है, वो रिमूव हो जाएगा, वो हट जाएगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स जो हैं वो उसके बाद हमें पूरे करने हैं। चलिए, तो सतही निर्जमीकरण का की जो प्रक्रिया थी या सरफेस स्टेरिलाइजेशन का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आता है वो स्टेप क्या है, माध्यम के ऊपर स्थापित करना। ठीक है, किसको, एक्सप्लांट को या कर्तोत्तक को। तो हमारा एक्सप्लांट या कर्तोत्तक यहाँ पे क्या है भी, तरुण पर्ण है या यंग लीफ है। ठीक है, तो हमने एक टेस्ट ट्यूब या इसको कल्चर ट्यूब भी बोल सकते हैं, संवर्धन ट्यूब भी बोल सकते हैं। तो इस टेस्ट ट्यूब या संवर्धन ट्यूब के अंदर हमने क्या किया अभी, एमएस माध्यम ले लिया। ठीक है, तो एमएस माध्यम कैसा हो जाएगा, ठोस हो जाएगा या सॉलिडिफाई हो जाएगा अगार अगार की वजह से। और फिर क्या करना है हमें, तरुण पर्ण को, एक तरुण पर्ण को या एक यंग लीफ को हमें क्या करना है, इस माध्यम के ऊपर स्थापित कर देना है। स्थापित करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस कल्चर ट्यूब या टेस्ट ट्यूब को कॉटन प्लग की सहायता से बंद कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो माध्यम है वो कितना होना चाहिए अभी, 20 ml। तो 20 ml या 20 ml ठोस अगार माध्यम के ऊपर, सॉलिड अगार मीडियम के ऊपर हम लोग क्या कर देंगे, तरुण पर्ण को या यंग लीफ को एस्टैब्लिश कर देंगे या स्थापित कर देंगे। ठीक है, तो कॉटन प्लग से उसके बाद बंद कर दिया। ठीक है, तो ये अपना नेक्स्ट स्टेप रहता है। उसके बाद फिर हम यूज़ करेंगे किसका, इनक्यूबेटर का। ठीक है, इनक्यूबेटर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये जो टेस्ट ट्यूब या कल्चर ट्यूब या संवर्धन ट्यूब हमने ली है, जिसके अंदर हमने क्या डाला है अभी, यंग लीफ या तरुण पर्ण ली है।
इस टेस्ट ट्यूब को हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे, इंक्यूबेटर के अंदर लेके जाएंगे। इंक्यूबेटर के अंदर हमें इसको ताप और प्रकाश की अनुकूलित मात्रा देनी है, ठीक है, टेम्परेचर एंड लाइट की अडेप्टेबल अमाउंट या कंट्रोल्ड अमाउंट जो है वो हम लोग इंक्यूबेटर के अंदर इसको देते हैं। तो तापमान कितना होना चाहिए, अभी 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है या टेम्परेचर है वो सुइटेबल होता है लीफ कल्चर के लिए या पर्ण संवर्धन के लिए, ठीक है। प्रकाश काल हमें कितना रखना है, अभी 16 घंटे का प्रकाश काल रखना है, ठीक है। 16 ओवर का हमें लाइट पीरियड रखना है, ठीक है। 24 घंटों में से 16 घंटे, इसका मतलब 24 घंटों में से 16 घंटे का प्रकाश काल हो गया, और बाकी डार्क पीरियड हमें कितने टाइम तक रखना है, 8 घंटे तक या 8 आवर्स तक, ठीक है। तो हर 24 घंटे में हमें इसको रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। तापमान इतना ही रहना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो होगा क्या, अभी कुछ दिनों के अंदर, है ना, आफ्टर सम डेज, सबसे पहले क्या होगा, शूट सिस्टम डेवलप हो जाएगा, जो प्ररोह तंत्र है वो विकसित हो जाएगा। यानी प्ररोह तंत्र या शूट सिस्टम का मतलब क्या है, अभी लीफ एंड स्टेम का जो फॉर्मेशन है, यानी तने व पर्ण का जो निर्माण है वो हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या बनेगा, प्ररोह तंत्र या शूट सिस्टम बनेगा, और उसके बाद क्या बनता है, अभी मूल तंत्र या रूट सिस्टम बनता है, ठीक है। तो माध्यम के अंदर नीचे की तरफ क्या बन जाएंगी, रूट्स बन जाएंगी या मूल तंत्र इसका विकसित हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक्सप्लांट के रूप में किसको लिया, अभी यंग लीफ को या तरुण पर्ण को लिया, और उसका संवर्धन करवाया निर्जमित परिस्थितियों के अंदर, ठीक है, अनुकूलित परिस्थितियों के अंदर, और हमने उससे क्या डेवलप किया, एक नया प्लांट या नया पौधा विकसित कर लिया। अब ये जो नया पौधा विकसित हुआ है, न्यू प्लांट डेवलप हुआ है, ये कहाँ पर है, इंक्यूबेटर के अंदर है। और इंक्यूबेटर में जितनी भी परिस्थितियां हैं, है ना, जितनी भी कंडीशंस हैं वो कैसी हैं, अभी फेवरेबल हैं या अनुकूलित हैं, ठीक है। अगर हम इस पौधे को डायरेक्ट फील्ड की सॉइल में स्थापित कर देंगे तो ये पौधा जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जिंदा नहीं रह पाएगा। क्यों, क्योंकि जो फील्ड का वातावरण है या एनवायरनमेंट है वो पूरी तरह से प्रतिकूल है इस पौधे के लिए, है ना, वो पूरी तरह से कैसा है, अनफेवरेबल है इस प्लांट के लिए, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी सबसे पहले हार्डनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हार्डनिंग में हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले गमले के अंदर, एक पॉट के अंदर स्थापित करेंगे, है ना। इन प्लांट्स को हम लोग इंक्यूबेटर से निकालकर गमलों के अंदर जो मृदा है ना, मृदा और वर्मी कंपोस्ट, इनका एक निश्चित अनुपात जो है इस गमले के अंदर हमें डालना है और इस पौधे को इसमें स्थापित कर देना है। अब इस पॉट को या गमले को हमें कहाँ कहाँ रखना है, ग्रीन हाउस के अंदर, ठीक है, हरित गृह के अंदर। तो ग्रीन हाउस में जो वातावरणीय परिस्थितियां हैं वो बहुत ज़्यादा प्रतिकूल नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल नहीं होती हैं, ठीक है, कुछ प्रतिकूल होती हैं या कुछ अडेप्टेबल कंडीशंस जो हैं वो वहाँ पर होती हैं। तो लगभग 15 से 20 दिनों में ये जो पौधा है वो इस गमले के अंदर या पॉट के अंदर, ग्रीन हाउस के अंदर हम लोग कह सकते हैं, या हरित गृह के अंदर क्या हो जाता है, पूरी तरह से अनुकूलित हो जाता है, ठीक है। तो 15 से 20 दिन के पश्चात फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पौधे को या इस प्लांट को इस गमले से निकालकर, इस पॉट से निकालकर जो फील्ड की सॉइल है ना, उसके अंदर उसको स्थापित कर देंगे। अब ये पौधा जो है वो जीवित रह सकता है कहाँ पर, फील्ड के एनवायरनमेंट के अंदर या फील्ड के वातावरण, ठीक है। तो ये वह हैं अभी सारे के सारे स्टेप्स इसकी विधि के अंदर या प्रोसीजर के अंदर लीफ कल्चर या पर्ण संवर्धन की। उसके बाद लास्ट स्टेप इसका आता है अभी इम्पोर्टेंस या महत्व। तो लीफ कल्चर या पर्ण संवर्धन जो है उसका महत्व क्या है। तो पर्ण संवर्धन जो है या लीफ कल्चर जो है उससे हमें किस चीज़ का पता चलता है। तो पर्ण के विकास के लिए या लीफ के डेवलपमेंट के लिए कुछ फैक्टर्स जो हैं वो आवश्यक होते हैं, कुछ कारक आवश्यक होते हैं या कुछ फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं। उन फैक्टर्स का क्या प्रभाव पड़ता है पर्ण के विकास के ऊपर, या है ना, उन कारकों का क्या इफेक्ट पड़ता है लीफ के डेवलपमेंट के ऊपर, इसका जो अध्ययन है या इसकी जो स्टडी है वो हम लोग किससे कर सकते हैं, पर्ण संवर्धन या लीफ कल्चर से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से कारक हैं अभी, विभिन्न पोषक तत्व, ठीक है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व पर्ण के विकास के लिए या लीफ के डेवलपमेंट के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है।
इनका जो अध्ययन है या इनकी जो स्टडी है वो हम लोग लीफ कल्चर या पर्ण संवर्धन से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से वृद्धि कारक हैं? ठीक है, वृद्धि कारक या ग्रोथ फैक्टर्स जो पर्ण की वृद्धि को या लीफ की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, इनका अध्ययन या स्टडी हम लोग किससे कर सकते हैं? पर्ण संवर्धन या लीफ कल्चर से कर सकते हैं। इसके अलावा परिवर्तनशील वातावरणीय दशाएं, ठीक है, या हम कह सकते हैं चेंजेबल या वेरिएबल एनवायरमेंटल कंडीशंस। अगर हम एनवायरमेंटल कंडीशंस को चेंज करते हैं, वातावरणीय दिशाओं को परिवर्तित करते हैं, किसमें? पर्ण संवर्धन के अंदर या कल्चर लीफ कल्चर के अंदर, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, उसका लीफ के डेवलपमेंट के ऊपर या पर्ण के विकास के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, उसका पता हम लोग लगा सकते हैं। तो फील्ड का जो एनवायरनमेंट होगा या फील्ड का जो वातावरण होगा, वहाँ पर जो परिवर्तन होते हैं या चेंज होते हैं, ठीक है, तो उन चेंजेस का क्या प्रभाव होगा पर्ण के विकास के ऊपर या लीफ के डेवलपमेंट के ऊपर, इसका पता हम लोग लीफ कल्चर या पर्ण संवर्धन से आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक इम्पोर्टेंस है या महत्व है। उसके बाद दूसरा हम लोग बात करते हैं फर्न्स की। तो मैंने आपको बताया था कि फर्न्स में लीफ कल्चर के ऊपर या पर्ण संवर्धन के ऊपर सबसे ज़्यादा कार्य हुआ है या सबसे ज़्यादा वर्क हुआ है। तो फर्न्स में हमें जो लीफ कल्चर है या पर्ण संवर्धन है उसका क्या इम्पोर्टेंस है या महत्व है? तो फर्न्स में एक संरचना होती है बीजाणुधानी, ठीक है, या इसको बोल देते हैं स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम का जो निर्माण है या जो बीजाणुधानी का जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से होता है, इसका पता हम लोग किससे लगा सकते हैं? लीफ कल्चर या पर्ण संवर्धन से लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे? फर्न्स में क्या होता है, जो बीजाणुधानी है या स्पोरेंजियम है वो कहाँ पर डेवलप होती है? अभी पर्ण की निचली सतह पर, जो लीफ है उसकी लोअर सरफेस पर बीजाणुधानी या स्पोरेंजियम जो है वो डेवलप होती है। ठीक है, तो फर्न्स में जब लीफ का डेवलपमेंट होगा या जब पर्ण का विकास होगा तो उस समय बीजाणुधानी या स्पोरेंजियम का भी निर्माण होगा। तो उसका निर्माण किस तरह से होता है ये हमें फर्न्स में लीफ कल्चर या पर्ण संवर्धन से इसका पता लग जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो पर्ण आभ्यक है यानी लीफ प्राइमोर्डिया है वो किस तरह से या किस प्रकार से पर्ण में परिवर्तित होता है ना, लीफ के अंदर वो किस तरह से कन्वर्ट होता है, इसका जो अध्ययन है या इसकी जो स्टडी है ना, फर्न्स के अंदर, वो हम लोग कर सकते हैं लीफ कल्चर या पर्ण संवर्धन के द्वारा। ठीक है, तो ये फर्न्स में इसका महत्व रहता है। उसके बाद नेक्स्ट इसके इम्पोर्टेंस या महत्व की बात करें तो सोलेनेसी जो कुल है, जो सोलेनेसी फैमिली है, उसके जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स होते हैं है ना, उसके जो अधिकांश पौधे होते हैं, ठीक है, उनमें अगर हम लोग तरुण पत्तियां लें, ठीक है, उनकी यंग लीव्स ले लें और उसका संवर्धन करवाएं किसके ऊपर? ठोस एमएस माध्यम के ऊपर या सॉलिड एमएस मीडियम के ऊपर उसका कल्चर करवाएं। ठीक है, लेकिन इस ठोस एमएस माध्यम में हमें क्या मिलाना है? अभी 1 से लेके 5 माइक्रो मिलीलीटर तक, ठीक है, क्या मिलाना है? या तो काइनेटिन मिला सकते हैं या 6BAP मिला सकते हैं या फिर 2IP मिला सकते हैं। ठीक है, अगर हमने इन तीनों में से कोई भी एक इस ठोस एमएस माध्यम में मिला दिया है और फिर इस ठोस एमएस माध्यम के ऊपर या सॉलिड एमएस मीडियम के ऊपर हमने तरुण पत्तियों को या यंग लीव्स का संवर्धन किया है या कल्चर किया है, ठीक है, तो ये कहता है कि कैलस का निर्माण नहीं होगा। ठीक है ना, ये कहता है कि तरुण पत्तियों से कैलस का निर्माण नहीं होगा, बल्कि किसका निर्माण होगा? भी प्ररोह कलिकाओं का, है ना, बहुत सारी प्ररोह कलिकाएं या मल्टीपल शूट प्रोपेग्यूल्स, है ना, या मल्टीपल हम लोग कह सकते हैं शूट बड्स, उनका फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो अध्ययन है या स्टडी है वो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं? लीफ कल्चर या पर्ण संवर्धन के द्वारा कर सकते हैं। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।